हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम पार्ट नंबर 7 यहाँ पर कवरेंगे। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन हम कर रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। और ये हमारा है जो 19/9/2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका ये यहाँ पर पीडीएफ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक कमेंट आया था, पता नहीं किस भाई का था, वो बोल रहा था कि आप फेक वीडियो बनाते हो। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस पेपर को ना प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करके देखो और उन क्वेश्चंस को मिला के देखो। अगर 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं मिल जाए ना तो आप मेरे को कुछ भी बोल देना कमेंट से, मैं आपका मान जाऊंगा। लेकिन यार आप समझिए, अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो देखिए ना, मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ डालते नहीं हूँ चैनल पे कि जिससे मतलब आपका टाइम ख़राब हो। तो चलिए दोस्तों हम छोड़ते हैं, हेटर्स और मैटर्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, आप मेरे से फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ये मेरी फेसबुक आईडी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो ये क्या बनाती हैं। दोस्तों आजकल ना पेपर ऐसे आते हैं कि पहले आपने देखा होगा स्पीडी को पढ़ लीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों आजकल ना ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं ताकि मतलब पेपर देने वाला मतलब समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन ही क्या पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन समझने के लिए कि आपको ना एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए होता है। तो ऐसा ही आजकल के एग्जाम में है, अगर रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन को समझोगे तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन श्योर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लैंगिक प्रजनन होता है ना, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक नर होता है एक मादा होती है। ठीक है। और नर और मादा, ठीक है, आपस में जब क्रॉस करते हैं तब जाकर यहाँ पर नया जीव का उत्पत्ति होता है। तो आपसे पूछा है उस दौरान अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो नर से यहाँ पर शुक्राणु मिलते हैं और मादा से अंडाणु मिलते हैं और आपस में कॉम्बाइन होते हैं ना, मिलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर युग्मनज, यानी कि जाइगोट का बनना। ठीक है, जाइगोट का बनना या युग्मनज बनना, इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, अम्ल आदि से प्रभावित हो जाती है। मतलब होता क्या है दोस्तों, हमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जैसे रखी रहती हैं बरसात में तो उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, या कोई अम्ल उस पर डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं उसका कलर बदल जाता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, ठीक है, वो मतलब एक प्रोसेस ऐसी होती है जो कि अम्ल या नमी की उपस्थिति में प्रभावित हो जाती है, तो उससे बचाने उसको बोलते हैं संक्षारण, कोरिजन। ठीक है, कोरिजन। तो संक्षारण होता क्या है, जब हम किसी खट्टे पदार्थ के संपर्क में किसी धातु को रख देते हैं ना तो धीरे धीरे गलने लग जाती है, तो इसे हम बोलते हैं संक्षारण। इसलिए संक्षारण से बचाने के लिए दोस्तों मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे सारे घरों में जो उपकरण होते हैं वो यहाँ पर स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील के होते हैं ज़्यादातर, खाने पकाने के जो सामान होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनका संक्षारण ना हो, उनके ऊपर जंग ना लगे। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमने देखा था कार्य था, कार्य क्या होता, कार्य होता था बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बल इंटू विस्थापन, ये होता है क्या, कार्य, सीधा सा है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न किसमें से कौन सी धातु है वो कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आपको लगेगा ये बिल्कुल सीधा है तो दोस्तों बिल्कुल सीधा, पारा इसका आंसर है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन और बनता है जिसमें अगर यहाँ पर धातु की जगह अधातु पूछ लेना तो मोस्टली आप में से शायद 90% लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा। यानी कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो दोस्तों वो यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा, ठीक है, मैं आप केमिस्ट्री करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो आपको जो सारे क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वैसे तो होगा पारा अगर धातु पूछे तो, और अगर अधातु पूछे तो क्या होगा, ब्रोमीन। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए परमाणु की जब खोज हुई थी ना तो उससे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था डोमेक्रेट्स। तो इन्होंने अणु के बारे में सबसे पहले बताया था। और यहाँ पर एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिसका नाम था महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था 520 ना 500 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखना है, यहाँ पूछा है अणु के बारे में तो अणु के बारे में डोमेक्रेट्स ने सबसे पहले बताया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 400 किलोग्राम की बंदूक के समय की गणना करो यदि इसके प्रतिघात 0.25 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि 400 किलोग्राम बंदूक के संवेग था, है ना, संवेग, संवेग टाइम नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम की गणना कीजिए, इसका प्रतिघात वेग कितना है। अब देखिए मोमेंटम होता है p बराबर होता है mv। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखोगे m तो है ये, ठीक है, लेकिन प्रतिघात वेग ये रहा। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको हल करोगे तो p बराबर mv, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौक 100, यानी कि 100 यहाँ पर आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था पिछली बार, क्योंकि यहाँ पर प्रतिघात वेग दे रखा है जो कि होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन में -100 होना चाहिए था,
ठीक है, लेकिन -100 था नहीं। संवेग, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था नहीं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था? तो देखिए हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन थे, और न्यूलैंड ने जब अपने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें ये कहा था कि जो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, ठीक है, वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मतलब परमाणु भार के अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, उनके गुणों में समानता दिखाई देगी। तो इसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है हाइड्रोजन के लिए। भले ही हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रखा गया हो, लेकिन दोस्तों ये है ना 17वें वर्ग के समान भी गुण दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको अवारा तत्व भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तक एक छोटा सा चैप्टर है, क्लास 9th में दोस्तों 3 या 4 पेज का। ग्रुप डी भर्ती 2018 में कम से कम 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब तक मैंने 6 वीडियो कराया, 6 वीडियो में रोज आपको एक दो क्वेश्चन उत्तक वाले चैप्टर से मिल रहे होंगे। तो यहाँ भी देखिए सरल स्थायी उत्तक है ना, वो देखिए आपके हैं कोलन कायमा, कैम्बियम, और यहाँ पर ये दोस्तों थोड़ा ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा और आपके पेरेंट कायमा कोलिम में, ये तो आते हैं आपके किसमें, कॉम्प्लेक्स वाले में, और जो सिंपल वो आपके सिंपल वाले में। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब जिनको बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित उत्तक होते हैं, वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, 2 ही होते हैं। जबकि और सारे होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स, वो आपके सरल स्थायी उत्तक होते हैं, सारे के सारे सरल स्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है, ये सारे, और जो यहाँ पर आपका मिश्रित होते हैं वो होते हैं 2, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा। 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा होती है E के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। m बराबर दे रखा है, v बराबर दे रखा है, हल कर लीजिए, बहुत सीधा है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस व वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी? दोस्तों यह है यहाँ पर आपके दर्पण के जब प्रतिबिंब बनते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थ्योरी करा रखी है। उस थ्योरी को आप देखेंगे, वहाँ से आपको चीज़ समझ आएंगी, क्योंकि वहाँ पर 6-7 अलग अलग स्थितियाँ हैं। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों ये इसकी थ्योरी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर है, ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, ट्रिक के साथ, आपको एक भी चीज़ नहीं भूलोगे। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको देखना होगा क्लास 10th चैप्टर 9 साइंस वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रिक के साथ, आपको कुछ भी नहीं यार, 5 मिनट के वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन सी स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए वस्तु मान लीजिए यहाँ 30 मीटर की ऊंचाई पर है, तो जब वस्तु को ऊपर नीचे गिराएंगे ना, तो यहाँ पर ग्रेविटी लगेगा, यानी गुरुत्वीय बल लगेगा, और जो बल लगेगा ना वो इसकी किसके बराबर होगा, जो गुरुत्वीय बल है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं क्या होता है, mgh। ठीक है, m बराबर है 30, वो m बराबर 1, g बराबर 10 मान लीजिए, दे रखा है, और h बराबर कितनी है, 30। तो हल करोगे, आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। जो कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 300 न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो हमने शक्ति की परिभाषा देखी थी, P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर होती है, उसे हम शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, कार्य करने की दर यानी कि वर्किंग रेट है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और मैं आपसे बोल रहा था ना, आजकल एग्जामिनर है ऐसे ऑप्शन डालते हैं कि आप खुद कन्फ्यूजन हो जाओगे कि कौन सा उत्तर सही है। तो ऐसा देखिए, टंगस्टन का गलनांक पूछा है, देखिए आपको देख के ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सेम से ही होता है। ऐसा ही होता है आजकल की परीक्षाओं में, पहले की तरह रटा रटाया मैटर नहीं आता है। आजकल एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन डालता है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए। तो टंगस्टन होता है ना, वो उसका गलनांक होता है ना, वो 3380 होता है। गलनांक का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिससे कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। यानी हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब में आप देखोगे अंदर की तरफ टंगस्टन का ही यहाँ पर तार लगा रहता है,
और यह तार टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है कि यह अधिक ताप सहन कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाए और वो आपका तार है वो फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो इसका इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक टेम्परेचर सहन कर सके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए, जब भी एक अणु में परमाणु संख्या पूछे, हमेशा ध्यान रखना है वो होता है आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 10 की पावर 23। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए आवोगाद्रो संख्या। जब भी यहाँ पर एक अणु की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा 6.22 10 की पावर 23, ठीक है दोस्तों। इसी को कंफ्यूज करके देख लेते हैं, -23 दे देते हैं, 24 देते हैं, 22 दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो उच्च तापमान पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है उससे ऑक्सीजन का जुड़ना। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने जैसे कैल्शियम को हवा में रख दिया तो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ी और क्या बन जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको वो ऑप्शन बताना है जिसमें से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था मिश्र धातु होती है ना, वो ऑक्सीकृत नहीं होती है। मिश्र धातु आपके स्टील वगैरह है, आपने देखा होगा स्टीलों में कभी भी जंग नहीं लगती है, कभी भी खराब नहीं होते स्टील के बर्तन जल्दी से, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, मिश्र धातु होती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वो किस तक लागू होता था, मतलब किस आपके कौन से तत्व तक लागू होता था। तो देखिए, जो न्यूलैंड ने आपका अष्टक नियम दिया था ना, तो वहाँ पर उसका जो अंतिम तत्व था वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। न्यूलैंड ने आपके जब दिया था अपना रूल्स, तो कैल्शियम के आगे उसके रूल का पालन नहीं हो रहा था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उनके तत्व हैं प्रत्येक 8 तत्व पहले गुण से समानता दिखाता था। और ये समानता था जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि वापस 8वां है वो यहाँ पर सा आ जाता है। इसी प्रकार से जो आपके तत्व हैं वो भी इसी प्रकार से प्रत्येक 8वां तत्व होता है पहले गुण से समानता दिखाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विसरण के बारे में कौन सी चीज़ सत्य नहीं है। विसरण का मतलब दोस्तों होता है फैलना, किसी चीज़ का फैलना। तो देखिए, गैस होती है, गैसों के बारे में बात हो रही है, तो गैसों का विसरण आयतन पर निर्भर करता है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। गैसों का जो विसरण होता है वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कम आयतन के लोगे चाहे ज़्यादा आयतन के लोगे, ये यहाँ पर विसरण है वो यहाँ पर निर्भर नहीं करता। बाकी जो सारे ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा कि विसरण के बारे में पहला ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, वातावरण से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है और वे यहाँ पर अपना भोजन पकाते हैं। इस अवस्था में जो आपके ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन गैस तो बनती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। मुक्त अवस्था से गिरना किसमें संभव है। देखिए, मुक्त अवस्था का मतलब यह है अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर मान लीजिए एक तो भारी वस्तु है, मान लीजिए 500 किलो की वस्तु है और एक 500 ग्राम की है, या मान लीजिए 5 ग्राम का एक पन्ना है, पेज आप गिरा रहे हैं, तो दोनों अगर समान रूप से धरती पर गिरे, ऐसा नहीं कि ये जल्दी गिरे ये स्लो गिरे, दोनों अगर समान रूप से गिरे तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं फ्री फॉल, यानी कि मुक्त अवस्था में गिरना। और दोस्तों ये संभव होता है केवल निर्वात में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बिल्कुल सीधा सा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है ना, उसके योग को ही हम क्या बोलते हैं, आपके यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग 2 सेकंड में प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण पूछा है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कारण नहीं पूछा, एक्सेलरेशन है, त्वरण पूछा है। अब देखिए, त्वरण के बारे में हम जानते हैं, त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है VA बराबर V माइनस U अपॉन T, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे आपका टाइम। तो देखिए क्या दिया है आपको, अंतिम वेग है 5, प्रारंभ में था 0 और टाइम लग गया 2, यानी कि आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं था। तो दोस्तों RH विटेकर ने क्या किया था, जो जंतु थे, ठीक है, दुनिया में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनको 5 वर्गों में डिवाइड किया था। और चलिए मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूँ डीप में। तो दोस्तों यहाँ पर जो RH विटेकर था उसने 5 जंतु जीव को बांटा गया था। उनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये कुछ कारण थे, यानी कि ये इनके आधार थे, इनको आधार मानकर इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए
ऑप्शन है वो आपके प्रोटोजोआ, इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि प्रोटोजोआ नहीं था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है वो किसका निर्माण करता है? यानी देखिए जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन आपको पता है डीएनए के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, तो उसमें क्षार इवेंट जो होता है वो किस चीज़ का निर्माण करता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? तो यहाँ पर mRNA है उसका यहाँ पर निर्माण करता है। RNA वो आपके इसका भी कई पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं वो डीआरएनए, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए बहुत सारे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर mRNA इसकी कॉपी करता है, मतलब mRNA की प्रति बनाने के काम ये आता है आपका जो क्षार इवेंट है वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम देखिए होता क्या है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थों की पहचान करने के लिए ना सूचकों का उपयोग करते हैं, मतलब इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे सूचक क्या होते हैं, आपने देखा होगा लिटमस परीक्षा, लिटमस का नाम तो आपने सुना होगा। लिटमस दो प्रकार का होता है, नीला और लाल। ठीक है, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र। ठीक है, ये तो आपने देखा है, सुना ही होगा इसके बारे में। तो इसी प्रकार से कुछ और भी हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, मतलब कुछ सूचक होते हैं जिनसे हम उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक होता है ऑल फैक्ट्री सूचक। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक एक होता है जिसकी सहायता से गंध है, उनकी गंध है अम्लीय या अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलती है ना, तो उसका हम पता लगाते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक से। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी धातु हो जब वो पानी के साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करती है, जैसे मैं आपके सामने अभिक्रिया करके दिखाता हूँ। H2 है, मान लीजिए इसने जिंक के साथ अभिक्रिया करी तो यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस। यानी कि हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है जब भी कोई भी धातु होती है जल के साथ अभिक्रिया करती है तब। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर रेलवे की पाठशाला। आपको प्रीवियस ईयर है, वहाँ के आपको न्यूमेरिकल्स हैं, सारे PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा बताना, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।